नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज आउटलुक में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज सिर्फ दाल की होगी क्योंकि ये शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पल्सेस कॉन्क्लेव 2023 की तरफ से। दालों के भावों को अगर देखें तो काफी उठापटक यहां पर देखने को मिली है। विद इन द सेक्टर ही अगर आप देखें तो एक तरफ तुअर के भाव लगातार चढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ चना एमएसपी के आसपास भी कारोबार नहीं कर पा रहा। तो क्या है आगे की स्थिति, कैसी रहेगी अवेलेबिलिटी, भाव पर क्या असर पड़ सकता है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ शो में जुड़े हैं जी चंद्रशेखर जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट हैं और सिराज हुसैन जी जो कि एक्स एग्री सेकी भी रह चुके हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत इसी बात से करेंगे कि जिस तरह से एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर को हमने देखा है, ऑफ कोर्स आने वाले समय में फेस्टिवल्स हैं, शादियां बरकरार हैं, इलेक्शन का साल है, तो बाजार को ये लगता है कि आगे जाके ज्यादातर एसेंशियल कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो इन कंट्रोल रहने चाहिए और हमने सरकार की तरफ से ये एक कोशिश भी यहां पर बरकरार आते हुए देखी है। सिराज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और आज जिस तरह से यहां पर फूड सेक्रेटरी की तरफ से बयान भी था कि तुअर के भाव यहां पर इन कंट्रोल रहने चाहिए, ट्रेडर्स को कहा गया कि जो भी स्टेप्स वो यहां पर लेना चाहते हैं लें, लेकिन इंश्योर करें कि यहां पर अवेलेबिलिटी हो और भाव यहां पर ना चढ़े। कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी, किस तरह का ट्रेड है? देखिए, जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं उनसे तो बहुत अच्छा इंडिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है और ऐसा लगता है कि अगर वेदर अब से लेके अप्रैल तक यानी कि रबी की फसलों की हार्वेस्टिंग तक अगर वेदर ख़राब नहीं होता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो रबी की फसलें हैं उनका अच्छा प्रोडक्शन होगा। जहाँ तक तूर का सवाल है, वो फसल तो आ चुकी है मार्केट में और उसके बारे में गवर्नमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन हो, ट्रेड अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम करेगी। तो हम कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी कोशिश गवर्नमेंट की ये रहेगी कि तूर के भाव भी ना बढ़ें। चंद्रशेखर जी, आप कैसे देखते हैं सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर रवैया रहा है? हमने देखा है कि चाहे वो चीनी है, गेहूं है, दालें हैं, तेल, खाने के तेल हैं, सभी जगह पे समय समय से काफी सारी मूव्स, मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं ताकि प्राइसेस यहाँ पर कंट्रोल में रहे हैं। अब जो दालों को लेकर यहाँ पर बयान आया है उसे आप कैसे रीड करेंगे? बिल्कुल, सरकार काफी चिंतित है, वो तो साफ दिख रहा है भाई, मगर ये क्या इतना बड़ा चिंता का विषय है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि जितना भाव बढ़ता है उतना किसान को एक अच्छा मूल्य मिलता है, तो ये हमें मानकर चलना पड़ेगा। दूसरा एक है कि इस मार्केट में सिर्फ एक कहावत है, गुजराती में कहते हैं भाव भगवान छे, प्राइस इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो इस अब अरहर या तुअर, पीजीएनपी का भाव बढ़ते जा रहा है। मैं मानता हूं इसका ये रिफ्लेक्शन, ये तो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल का एक रिफ्लेक्शन है। तो मैं ये भी मानता हूं और मैं कई बार लिख भी चुका हूं कि सरकार के जो उत्पादन के आंकड़े हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, वो जरा स्लाइटली एग्जैजरेटेड नंबर्स है। आप खरीफ फसल देख लीजिए या रबी फसल देख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं लगभग सितंबर फर्स्ट वीक में ही लिखा था, जब सरकार के फर्स्ट एस्टिमेट आए थे 22-23 का, एंड ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मैंने बताया था कि 85 लाख टन का ही उत्पादन होगा। और हर एक दाल में मैंने जो एस्टिमेट 20 दिन पहले दिया था, तो सरकार के आंकड़े वर वेरी वेरी क्लोज। दिस इज नंबर 1। दूसरा, हमारा देश में कोई डिमांड का एस्टिमेशन बहुत मुश्किल है, डिमांड एस्टिमेशन करना। और तीसरा है, मैं इसे कहता हूँ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा देश में सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम बहुत चल रहा है, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, फ्लाईओवर, वो सब चल रहा है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा कैप्चर, डेटा एनालिसिस एंड डेटा डिसेमिनेशन, ये जरा कमजोर है। तो इसे मजबूत बनाना है हमें। जब तक सरकार का पास डेटा नहीं होता है तो उनके जो इंटरवेंशन होते हैं वो डेटा ड्रिवन नहीं होते हैं। सिर्फ दे लुक एट द प्राइस, फिर बता देते हैं कि हम ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन कर रहे हैं। मेरा सुझाव है सरकार को, इसके बारे में बोला हूँ, लिखा हूँ, कि सरकार का जो रिएक्शन रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव होना चाहिए। इसके लिए उनको डेटा कैप्चर का एक इंस्टीट्यूशन या एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो उसका हमें स्थापना करना है ताकि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगा सरकार से। ओके, तो मेरा दूसरा फॉलोअप सवाल यही है कि अगर हम अगला एक साल देख रहे हैं जो कि इलेक्शन वाला साल है, जहां पर फेस्टिवल्स हैं, जहां पर हम जानते हैं कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, अभी भी चिंताएं हैं, एल निनो एक सामने खड़ी हुई एक चिंता यहाँ पर है,
अगले एक साल के लिए आपका क्या सुझाव है, किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, आप दलहन के बारे में बोलते हो तो ज़रूर एल नीनो इफ़ इट बिकम्स रियलिटी तो ज़रूर अगला जो खरीफ सीज़न होगा 23-24 उस पर असर पड़ेगा। एंड फॉर मी बहुत एक स्कैरी सिचुएशन है। पहले ही जैसे मेरा स्पीच में मैंने बताया पल्स कॉन्क्लेव में, पिछले 3 या 4 साल से खरीफ का उत्पादन स्टैग्नेट हुआ है और अगला साल अभी एल नीनो होगा 6 महीने में तो और भी 80 लाख टन से भी घट सकता है नीचे। तो उसका मतलब है प्राइसेस विल फ्लेयर, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और विश्व बाजार में इतना अरहर नहीं है। म्यांमार में है, ईस्ट अफ्रीका में है। म्यांमार का माल अब लगभग खत्म हो चुका है, ईस्ट अफ्रीका का माल आएगा अगस्त से। तो आई थिंक 3-4 महीना एक वैक्यूम रहेगा जब भाव बढ़ना ही है। व्हेन देयर इज अ डिमांड सप्लाई मिसमैच तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। वी नीड टू हैव लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। तो सिराज जी, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस अब यहाँ पर क्या होने चाहिए? देखिए, पल्सेस के लिए गवर्नमेंट के पास तकरीबन 500 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड अवेलेबल है। हालांकि उसका बजटरी एलोकेशन 1 लाख रुपए है इस साल, लेकिन उनके पास एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो गवर्नमेंट अपने स्टॉक में भी एक बफर स्टॉक क्रिएट कर सकती है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट अलाउ किया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ कि अभी एल नीनो के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना प्रीमेच्योर होगा और अगर रबी की क्रॉप अच्छी रहती है तो अगले साल में हम फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई नहीं देखते हैं। खासतौर से एडिबल ऑयल्स में ये उम्मीद की जा सकती है कि प्राइसेस मॉडरेट रहेंगे। अगर वीट की क्रॉप ठीक आती है तो वीट में भी पिछले साल में बहुत हाई इन्फ्लेशन हुआ है, वो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि फूड इन्फ्लेशन इलेक्शन से 1 साल पहले के साल में ठीक ही रहने की उम्मीद है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जरूर। गेहूं को लेकर के मुझे बहुत चिंता है। मैं ऑन ए डेली बेसिस टेम्परेचर ट्रैक करता हूं एवरी डे और 1 फरवरी से लेकर के 15 दिन 16 दिन हो गया, एवरी डे एवरेज टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो गेहूं है इज एट द लिमिट ऑफ हीट टॉलरेंस। इसके बारे में कम से कम 10 साल 12 साल से मैं लिखते आ रहा हूं और बोलते आ रहा हूं। क्या हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में मुझे पता नहीं, बट वेरी डेफिनेटली इट्स एट द लिमिट ऑफ हीट टॉलरेंस। पिछले साल क्या हुआ आप जानते हो, वो वैसा होने का खतरा है, जोखिम है इस साल भी। गॉड विलिंग नहीं होना चाहिए, मगर हम उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिस्क इज लूमिंग, तो उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या पॉलिसी अपनाना है उसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि इस साल ओपनिंग स्टॉक बहुत कम रहेगा। और पिछले साल जो प्रोक्योरमेंट 50% से भी कम हुआ था, इस साल भी इफ प्रोडक्शन अफेक्ट हो गया तो उससे भी ज्यादा कम हो सकता है। दैट इज हाईली इन्फ्लेशनरी। शायद हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू बिल्ड सिनेरियोस और हर एक सिनेरियो में हमें व्हाट इज द फॉल बैक पोजीशन, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये तो गेहूं की बात है। जहां तक दालों की बात है सिराज जी, हम प्रोटीन को बहुत बड़ा यहाँ पर पुश दे रहे हैं। सरकार ने बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया है। बात अब लेंटिल्स की भी होती है, मिलेट्स की भी यहाँ पर होती है। तो ओवरऑल जो ग्रोइंग स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है प्रोटीन और दालों को लेके, उस पर आगे जाकर अब क्या करने की जरूरत है? देखिए, प्रोटीन का जो कंजम्पशन हमारे गरीब तबके में है वो बहुत कम है। जो रिकमेंडेड लेवल है उससे आधा भी नहीं है। तो ये तो बात अपनी जगह बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की पॉलिसी कि हम मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ाएं, हम पल्सेस का कंजम्पशन बढ़ाएं। और जाहिर है कि उसके लिए खाली अवेलेबिलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि अफोर्डेबिलिटी भी उतनी ज़रूरी है। तो अब क्योंकि रूरल इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम्स कई सालों से रही हैं, हालांकि इस पिछले कुछ महीनों में पिकअप हुई है, रूरल वेजेस भी पिकअप हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नरेगा में गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक्टिविस्ट का कहना है कि उससे नरेगा का एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। तो ये अगर जाहिर है एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो फिर जाहिर है वो प्रोटीन का कंजम्पशन सबसे पहले कम होगा, क्योंकि वो सबसे महंगा आइटम है। एक चीज जो आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, और सिराज जी आपसे शुरू कर लेती हूँ। जहां तक दालों की बात है, जिस तरह की उठापटक हमने यहाँ पर आते हुए देखी है,
एंड द फैक्ट कि आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर की गई, दालों का प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखी, चाहे वो फ्रेट है, फर्टिलाइजर है, किसान की तरफ से भी जो यहाँ पर बीज है, उत्पादन है, सभी में हमने बढ़त आते हुए देखी है एंड अकॉर्डिंगली एमएसपी में भी बढ़त आते हुए देखी है। अब यहाँ से जिस तरह की चिंताएं और भी आगे जाकर हैं, आप कितना चिंतित होंगे दालों के भावों को लेकर, कितनी बढ़त देखने को मिल सकती है? देखिए, अगले 1 साल के लिए जैसा कि मैंने कहा बहुत ज्यादा फिक्रमंद मैं नहीं हूं, लेकिन दालों में एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की जरूरत है। वो ब्रेक थ्रू हमें चने में मिला है। अगर अब से आप 15 साल पहले कंपेयर करें तो हमारा चने का प्रोडक्शन बहुत कम होता था। इक्रीसैट के कोलैबोरेशन से नया सीड आया और उसकी वजह से चने का प्रोडक्शन पहले पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया में होता था, बाकी वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में भी चने का प्रोडक्शन होने लगा। तो वो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हमने शुगर केन में देखा, हमने राइस में देखा, 1121, पूसा 1509, तो कई चीजों में वो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ चुका है। पल्सेस में उसके हम इंतजार में हैं। चंद्रशेखर जी, दाल रोटी, और रोटी तो आपने बताया ही, दाल की चिंता कितनी है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि वी शुड नॉट रिमेन स्मग, यानी कि एक फील गुड फैक्टर हम खुद एक ऐसे तैयार कर करके वी शुड नॉट फील गुड। हमें हर टाइम वी हैव टू रिमेन वेरी फोकस्ड कि हमें क्या करना है। मैं देख रहा हूं आगे जाकर के 3, 4, 5 साल 2030 तक ये जो जमीन लैंड अवेलेबिलिटी फॉर पल्सेस काफी स्टैग्नेट हो जाएगा। अभी हो चुका है, खास करके खरीफ सीजन में, और ज्यादा जमीन नहीं मिलेगा, क्रॉप कंपटीशन होगा। और मगर दूसरी तरफ है डिमांड, तो वी नीड टू बैलेंस इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज डिमांड। उसके लिए हमें जैसे कि सिराज भाई ने बताया, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, सीड में तो ब्रेक थ्रू जरूर चाहिए, बट टू इंक्रीज यील्ड्स और किसान को सही भाव मिलना चाहिए और सही उत्पादन बढ़ना चाहिए सही ढंग से, तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को हमें अपनाना पड़ेगा। उसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, 3-4 साल तो लग जाएगा उसका असर दिखने में। और सप्लाई चेन जो आज काफी इनएफिशिएंट है, उसे भी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा विद डिजिटाइजेशन वगैरह वगैरह। जी हाँ, तो काफी कुछ किया गया है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है एंड वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। चाहे वो वेदर को लेकर हो, चाहे चिंताएं इनपुट कॉस्ट को लेकर हो, अभी भी काफी कुछ यहाँ पर करने की जरूरत है। चंद्रशेखर जी, सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ये तो बात हुई पॉलिसीज की और आगे जाकर क्या कुछ टैकल करना रह सकता है, लेकिन ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार ट्रेडर्स को कहती है, इंडस्ट्री को ये कहती है कि भाव कंट्रोल में रहने चाहिए, तो ट्रेडर्स इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह का आउटलुक है, बताएंगे आपको।